बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा लेक्चर नंबर 10 है और आज ये हमारा आखिरी लेक्चर है पाकिस्तान अफेयर्स का। इसके अंदर हम 1999 से लेके अब तक के जो हालात हैं, अब तो 2023 आ गया, अब तक के जो मामलात हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, 1999 के अंदर हमने देखा था कि परवेज़ मुशर्रफ की गवर्नमेंट आ गई थी। परवेज़ मुशर्रफ ने जो है नवाज शरीफ को जो है नज़रबंद कर दिया और जो है मुल्क का चार्ज संभाल दिया। मुशर्रफ ने मार्शल लॉ कब लगाया मुल्क में, तो देखिए, मार्शल लॉ 12 अक्टूबर 1999 को जो है मुशर्रफ ने लगाया और नवाज शरीफ को जो है वो अडियाला जेल में भेज दिया। और मुल्क को रूल करने के लिए मुशर्रफ ने एक नई सीट क्रिएट कर ली जिसका नाम इसने रख दिया चीफ एग्जेक्टिव। चीफ एग्जेक्टिव की सीट क्रिएट की और कंट्री को जो है वो रूल करने लग गया। उसके बाद 1999 से 2002 तक तो ये चीफ एग्जेक्टिव ही रहा और आर्मी चीफ भी था डेफिनेटली। तो साथ इसने 2002 में रेफरेंडम करवाया प्रेसिडेंट होने के लिए। इसके अलावा 2002 में इलेक्शंस भी हुए थे, लेकिन वो इलेक्शंस में नून लीग और पीपल्स पार्टी के मेन लीडर्स तो मुल्क से इसने बाहर भेज दिए हुए थे, मतलब बेनजीर भुट्टो और नवाज शरीफ को। और वो दोनों पार्टियों को ब्रेकअप भी कर दिया था। एक नई जमात बन गई PMLQ, काफ लीग। ये चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज अलाई वाली, इसने एक नई जमात बना ली जो नून लीग के टूटे हुए अरकान थे। जो इसने नून लीग के लोगों को प्रेशराइज किया, नैब बनाई, उनके ऊपर मुकदमात चलाए और उनमें से कुछ लोगों को दावत दी कि एक नई जमात बना के मेरे अंडर आ जाओ। तो ये चौधरी शुजात हुसैन और परवेज अलाई वगैरह, ये पहले नून लीग में होते थे, PMLN में होते थे। तो इन्होंने मुशर्रफ के अंडर एक नई जमात बना ली, PMLQ। ठीक है जी। और वो हम भी आगे देखते भी हैं। इसके दौर में जो एक इवेंट हुआ वो 9/11 का वाकया हो जाता है। 9/11 का वाकया जो होता है उसमें जी, अपना आपको पता है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में जाके जो है हवाई जहाज हिट करते हैं अमेरिका के अंदर, और उसकी जिम्मेदारी लगती है उसामा बिन लादेन पे कि ये सारा कुछ जो है उसामा बिन लादेन ने करवाया है। उसामा बिन लादेन बेसिकली अलकायदा का लीडर होता है। और जो है अमेरिका इल्जाम लगाता है अफगानिस्तान के ऊपर कि अफगानिस्तान में जो तालिबान की गवर्नमेंट है वो बेसिकली पुष्पनाई कर रही है अलकायदा की, और इसको पनाह दी हुई है उसामा बिन लादेन को। वो अफगानिस्तान से कहते हैं कि जी उसामा बिन लादेन को हमारे हवाले कर दो। अफगानिस्तान कहता है कि हमारे पास नहीं है, ना हम इस चीज में इन्वॉल्व हैं। तो अमेरिका एक जंग छेड़ देता है जिसको बोला जाता है वार ऑन टेरर, अफगानिस्तान के ऊपर। अब वो पाकिस्तान से कहता है कि तुम हमारा इस वार के अंदर जो है वो साथ दो। पाकिस्तान पहले न्यूट्रल रहने की कोशिश करता है कि ना हम साथ दें, तो अमेरिका जो है साफ अल्फाज में कह देता है कि एदर यू आर विद अस और अगेंस्ट अस, या आप लोग हमारे साथ हो या हमारे खिलाफ हो। ये नहीं हो सकता कि दरमियान की राय रखो कि हम इस जंग में शामिल ही नहीं है। तो फिर पाकिस्तान को भी अफगानिस्तान के अगेंस्ट इस जंग में हिस्सा बनना पड़ता है। और वो तालिबान जो हमने खुद बनाए थे ज़ियाउल हक के दौर में, और अफगानिस्तान को एक फतह दिलवाई थी सोवियत यूनियन के अगेंस्ट। तो अब उन्हीं तालिबान के अगेंस्ट हमें कार्रवाई करनी पड़ती है। मुशर्रफ जो है वो एयरपोर्ट्स जो पाकिस्तान के हैं वो अमेरिका के हवाले कर देता है, क्योंकि अमेरिका ने अगर वहां से हेलीकॉप्टर्स वगैरह आने हैं तो इतनी दूर जब आना है तो उनको ज़रूरत है कहीं पे रेस्ट करने की, दोबारा से रीफिलिंग करने की, और अफगानिस्तान को निशाना बनाने की, ड्रोन अटैक्स करने की। तो उसके लिए पाकिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल किया जाता है, जिसके बदले में पाकिस्तान को जो अमेरिका से है डॉलर्स मिलते हैं। जब पाकिस्तान को अमेरिका से डॉलर्स मिलते हैं तो पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो बड़ी ज़्यादा बूस्ट कर जाती है। मुशर्रफ के दौर में पाकिस्तान की इकॉनमी ने बहुत ज़्यादा बूस्ट किया। यही मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारी इकॉनमी कब कब बूस्ट की है, मिलिट्री के दौर में हमारी इकॉनमी बूस्टअप हुई है। उसकी वजह ये है कि हमने अमेरिका का साथ दिया है रशिया के अगेंस्ट, सोवियत यूनियन के अगेंस्ट और दोबारा अफगानिस्तान के अगेंस्ट, जो तीन मेन हमारे मिलिट्री दौर हैं। तो तीनों अदवार में हमारी जो इकॉनमी है, अमेरिका हमें डॉलर्स देता है फिर फौज को ट्रेन करने के लिए, उसका साथ देने के लिए, अपनी सरजमीन यूज करने के लिए, तो हमारी इकॉनमी ऑटोमेटिकली जो है वो बूस्टअप कर जाती है। और यही वजह है कि जो मुशर्रफ का दौर है उसके अंदर भी पाकिस्तान ने
काफी ज्यादा तरक्की की। ये देखें जी, सुप्रीम कोर्ट जस्टिस हु टुक oath there under a provisional constitution order validate the military coup in the country। सुप्रीम कोर्ट से ये वैलिडेट करवा देता है कि ये जो मैंने जो है मुल्क के अंदर मार्शल लॉ लगाया है ये ठीक लगाया है। जो जज इसकी बात नहीं मानते उन जजों को ये हटा देता है और न्यू जज अपॉइंट कर देता है, उन्हें बोलते हैं पीसीओ जजेस, प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर जजेस। वो अपने मर्जी के जज लगा देता है सुप्रीम कोर्ट में। वो कहते हैं हाँ जी, इसने जो मुल्क में मार्शल लॉ लगाया वो नजरिया जरूरत के मुताबिक था, इस वक्त जरूरत थी मुल्क की, तो वो कहते हैं कि ठीक है जी, ये इसने जो मार्शल लॉ लगाया वो ठीक है। उसके बाद इसके अंदर अगर हम थोड़ी सी गवर्नमेंट देख लें तो ये लोकल बॉडी इलेक्शन करवाता है अप्रैल 2002 में। इसके अलावा रेफरेंडम भी करवाता है प्रेसिडेंट के लिए, जो ये जीत जाता है। और इसके अलावा जो इसकी एक बेहतर चीजें होती हैं, मीडिया को फ्रीडम देता है, बोलने की आज़ादी फराहम करता है मीडिया को। इसके अलावा 3 टायर लोकल बॉडी सिस्टम इंट्रोड्यूस करा देता है। ये लोकल बॉडी सिस्टम क्या होता है कि अख्तियारात को डिसेंट्रलाइज करना, नीचे तक दे देना। ये ना करना कि अख्तियारात सिर्फ एक शख्स के हाथ में हो, नीचे जो है कौंसल्स बना देना, डिस्ट्रिक्ट कौंसल, तहसील कौंसल और यूनियन कौंसल। यूनियन कौंसल लेवल तक जो है वो नुमाइंदों को मुंतखब कर लेना, और ये बलदियाती जो निज़ाम होता है, और फिर वहां तक पावर्स दे देना यूनियन कौंसिल लेवल। क्योंकि अगर डायरेक्ट ऊपर लेवल तक हो तो आपको पता है डीसी हैं, एसी हैं, उनके ऑफिसर्स तक तो हम अप्रोच ही नहीं कर सकता आम बंदा, डीसी के ऑफिस जाना या एसी के ऑफिस जाना, असिस्टेंट कमिश्नर के। लेकिन अगर अख्तियारात नीचे दर्जे तक हों, यूनियन काउंसिल्स तक हों, गांव वगैरह तक हों, तो आप यूनियन काउंसिल में जाके अपने जो है मामला हल करवा सकते हैं। अपने जो चीजें हैं वो जैसे बर्थ सर्टिफिकेट है, डेथ सर्टिफिकेट है, जमीनों के मसले मसाइल, इनको हल करवा सकते हैं। तो ये इसकी एक अच्छी चीज थी। फिर इसने अपने अंडर एक इलेक्शन करवाए 2002 में, और एक नई जमात बना ली पीएमएलक्यू। जो पीएमएलएन के टूटे हुए लोग थे, जो प्रेशर बर्दाश्त कर गए, वो तो पीएमएलएन के अंदर ही रहे, जो उनके डाई हार्ड फॉलोअर्स थे। और जो लोग मतलब इसने तोड़ लिए, उनको तोड़ के एक अलहदा जमात बना ली, पीएमएलक्यू उसका नाम रख दिया। इलेक्शन होते हैं तो पीएमएलक्यू जो है वो इलेक्शन जीत जाती है 2002 के, और जफरुल्लाह खान जमाली जो है उनको प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता है। इनके दौर में बेसिकली मुशर्रफ के दौर में 3 प्राइम मिनिस्टर रहे हैं पाकिस्तान के। एक जफरुल्लाह जमाली, फिर उसके बाद दूसरे जो हैं रहे हैं चौधरी शुजात हुसैन, वो जो मट्टी पाओ करता है, वो भी प्राइम मिनिस्टर रहा है, मुल्क का 2 महीने के लिए रहा था ऑलमोस्ट। और उसके बाद जो है शौकत अजीज को, ये बाहर से पढ़ के आता है, इसको इंस्टॉल कर दिया जाता है। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक्स के ये सीटों के ऊपर रह चुका होता है, तो इसको जो एज ए प्राइम मिनिस्टर मुल्क का लगा दिया जाता है शौकत अजीज को। शौकत अजीज इसका बहुत करीबी समझा जाता है, मुशर्रफ का राइट हैंड समझा जाता है, उसको ये फिर प्राइम मिनिस्टर की सीट के ऊपर लगा देता है। तो बेसिकली मुशर्रफ की गवर्नमेंट में 3 प्राइम मिनिस्टर चेंज होते हैं। ये देखिए 2001 में जनरल परवेज मुशर्रफ प्रेसिडेंट की सीट भी ले लेता है, आर्मी चीफ भी ये खुद ही होता है, ठीक है। फिर 30 अप्रैल 2002 को ये एक रेफरेंडम करवाता है, और 5 साल के लिए दोबारा से जो है वो प्रेसिडेंट बन जाता है मुल्क का। ये वही पहले वाली बात। इसके अगर हम पॉजिटिव वर्क्स देख लें कि मुशर्रफ के ज़माने में जो है पॉजिटिव काम क्या क्या हुए, तो उसमें देखिएगा एजुकेशन काफ़ी ज़्यादा प्रमोट हुई थी। एचईसी फॉर्म की गई, हायर एजुकेशन कमीशन। यूनिवर्सिटियां जो पाकिस्तान बनने से लेके 2002 तक 31 थी, उनको ये 49 इसने कर दिया। मतलब कि 18 यूनिवर्सिटीज का इजाफा किया है इसने अपने दौर के अंदर। लिटरेसी रेट, शरह ख्वानगी, पढ़े लिखे होने का रेट, जब ये आया था तो 45% था, 45%। ये जब गया है तो 53% के ऊपर छोड़ के गया है, मतलब 8% जो है वो इजाफा हुआ है शरह ख्वानगी में। पढ़े लिखे लोग कितने रहते हैं मुल्क में इस वक्त कितना है लिटरेसी रेट, कोई बता सकता है हमारे मुल्क का लिटरेसी रेट कितना है इस वक्त? 62.3% है, ठीक है।
और वुमेन एम्पावरमेंट पे इसने काफी ज्यादा काम किया। वुमेन के लिए इसने उनकी प्रोटेक्शन के लिए बिल वगैरह इंट्रोड्यूस कराए। और इसकी जो पॉलिसीज थी वो लिबरल पॉलिसीज थी, थोड़ी सी आजाद ख्याल पॉलिसीज थी। ये मतलब वुमेन के हक में और इन चीज के हक में था कि अगर एक वुमेन ड्रेस जैसा भी पहनती है या वो अगर स्कर्ट के अंदर भी जा रही है तो मर्द को चाहिए वो अपनी निगाहें नीची कर ले। मतलब ये वुमेन एम्पावरमेंट के बहुत ज्यादा हक में था। इसने कई बिल भी इंट्रोड्यूस कराए वुमेन के लिए कि उनका लेबर में हिस्सा होना चाहिए। वो डिफरेंट जो मामलात हैं कोर्ट कचहरी के, उनके अंदर भी उनको एक वेटेज दी कि क्लेम कर सकती है औरत काफी चीजें मेल से। अगर कोई किसी किस्म का खानदान में मसला बनता है तो फीमेल को इसने काफी सारे जो हैं वो हकूक दे दिए। और इंडस्ट्रियल ग्रोथ काफी हुई। जो ओवरऑल टेक्नोलॉजी थी वो इंट्रोड्यूस मुल्क में काफी हुई। मोबाइल्स, फोन, लैपटॉप्स, इन चीजों का मुल्क के अंदर जो है वो आना जाना शुरू हो गया। जीडीपी की जो ग्रोथ है वो 6.8% पे पहुंच गई। इसने अदारों को प्राइवेटाइज किया, जो अदारे प्रॉपर काम नहीं करते थे। नादरा का अदारा बनाया। पहले शनाख्ती कार्ड का अदारा होता था, शनाख्ती कार्ड जो बनाते थे उसको इसने प्रॉपरली जो है वो सेमी गवर्नमेंट करके नादरा का अदारा बना दिया, नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी। नैब बनाई इसने। कहा जाता है नैब तो बेसिकली इसने नून लीग और पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट बनाई थी, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो। जो नून लीग के क्योंकि इससे पीछे जो है दो ही डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चली थी। एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी और दूसरी जमात पीएमएलएन थी। तो उनके लीडर्स को हिट करने के लिए इसने जो जो लोग लीडर्स तो इसके साथ मिल गए उनके खिलाफ केसेस नहीं खुले। जो पीएमएल काफ में चले गए ना, जो न्यू जमात इसने बनाई उसमें जो लीडर चले गए उनको तो इसने नहीं छेड़ा। लेकिन जो नजरियाती थे, जो कहते थे नहीं हमने पीपल्स पार्टी में ही रहना है, और जो लोग कहते थे नहीं हमने नून लीग में ही रहना है, उनको इसने उनके खिलाफ जो है केसेस की प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दी नैब के थ्रू। कश्मीर के ऊपर भी इसने वर्क करने की कोशिश की। आगरा कॉन्फ्रेंस हुई कश्मीर के इशू पे, लेकिन उसके ऊपर जो है कोई खातिर खान नतीजा नहीं निकला। कश्मीर के इशू पे अभी इंडिया हमारी सुनता ही नहीं है ना। उनको पता है कि मैं अब मतलब क्या कॉन्फ्रेंसेस करनी या क्या करना। उनके पास जो एरिया है उनको उसने अपने अंदर मर्ज भी कर लिया है और मतलब वहाँ डेवलपमेंट्स वगैरह वो करी जा रहा है। तो जहां भी अब हम कश्मीर के इशू के ऊपर बात करने की कोशिश करते हैं तो इंडिया उसके ऊपर जो है ना कान नहीं धरता। तो ये कुछ इसके पॉजिटिव वर्क से डेफिनेटली इसने मुल्क के अंदर जो है काफी रिफॉर्म्स वगैरह कराई हैं। लेकिन जो बेसिकली उन रिफॉर्म्स के पीछे मुल्क में जब डेवलपमेंट्स होती हैं तो पैसा होता है ना, पैसा। वो पैसा अगर देखा जाए कि कहाँ से आया है तो वो आया इस तरीके से है कि कोई हमने चीजें नहीं प्रोड्यूस करना शुरू कर दी। पाकिस्तान का शुरू से लेके 1947 से लेके अब तक का अलमिया ये है कि हम कोई चीज बनाते ही नहीं है। इवन के दालें और गंदुम ये भी हम बाहर से मंगवानी पड़ती हैं हमें। चीनी वगैरह भी शॉर्टेज हो जाती है, फिर हम बाहर से मंगवाते हैं। अ, तो हम कोई चीज प्रोड्यूस करेंगे तो पाकिस्तान में इकोनॉमी प्रोड्यूस होगी ना, पैसा प्रोड्यूस होगा। हम दो चीजों पे चलते हैं, या कर्जे के ऊपर या हम चलते हैं एड के ऊपर, जो अमेरिका हमें मदद दे देता है पैसों। इस वजह से कि हमारी आर्मी की उसको जरूरत होती है डिफरेंट मौकों पे, कभी रशिया से लड़ने के लिए, कभी अफगानिस्तान में लड़ने के लिए। तो वो हमें पैसे देता रहता है और उन पैसों के ऊपर हमारा मुल्क चलता रहता है। अब मसला ये है जो आजकल के आप हालात देख रहे हैं कि अमेरिका को हमारी मजीद जरूरत नहीं रही। उसकी जंग ही नहीं है अफगानिस्तान। पहले रशिया के साथ जंग थी तो जियाउल हक के जमाने में उसने हमें पैसे दे दिए, कुछ साल हमने उन पैसों के ऊपर गुजार लिए। फिर अफगानिस्तान के अंदर उसकी जंग थी तो तब उसने हमें पैसे देता रहा, उन पैसों के ऊपर हमने मजीद गुजारा कर लिया। अब अमेरिका की तो इधर इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं। तो अब हमें जो पैसे मिलना बंद हो गए हैं, जो एड है, जो हमारी फौज का बजट है, जो हिडन बजट होता है जो जाहिर नहीं किया जाता, और अमेरिका हमें मिलिट्री एड की सूरत में बजट देता है, तो वो पैसे अब हमें मिलना बंद हो गए हैं। एड हमें मिल नहीं रही। कर्जे हम इतने ले चुके हैं कि अब वापस करने जोगे नहीं है। तो ये वजह है कि अब हमारे मुल्क में जो आप देख रहे हैं कि डॉलर का रेट ऊपर जाता जा रहा है और हमें मजीद अभी कर्जे चाहिए मुल्क को चलाने के लिए। क्योंकि अगर देखिए घर है उसको चलाने के लिए आपको मंथली इनकम चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 100 रुपये आपका खर्चा है, 100 रुपीज एक घर का खर्चा है। अब वो 100 रुपीज पाकिस्तान कहीं पे काम करेगा, एक बंदा घर का कहीं काम करेगा, मुलाजमत करेगा, उसको 100 रुपीज मिलेंगे तो वो घर का खर्चा चलाएगा ना। अब पाकिस्तान की एग्जाम्पल एक उस बंदे की है जो कहीं काम नहीं करता और उसके पास कोई इनकम नहीं है, लेकिन हर महीने 100 रुपया उसको खर्चे के लिए चाहिए।
वो हम हमेशा से अपना 100 रुपया खर्चे का कैसे पूरा करते रहे हैं, या हमें वो अमेरिका देता रहे फौजी इमदाद की मदद में, या वो हमें आईएमएफ से हम कर्जा ले लेते हैं। अब दोनों रास्ते बंद हो गए हैं हमारे। हम खुद कोई नौकरी मतलब समझ लें पाकिस्तान कर नहीं रहा है इस वक्त। हम कोई भी चीज नहीं बनाते, हम बाहर से चीजें मंगवाते हैं। उसके लिए हमें वो 100 रुपया चाहिए जो हमने बाहर भेज के चीजें मंगवानी है। पेट्रोल मंगवाना है फॉर एग्जाम्पल बाहर से, गंदम मंगानी है, उसके लिए हमें पैसे पे करने हैं। अब वो पैसे हमारे पास है नहीं, इसको बेसिकली डिफॉल्ट बोला जाता है। कि आपके समुंदर के किनारे आके दूसरे मुल्कों से शिप्स खड़ी हों जो आपके मुल्क को ऑयल, पेट्रोल, गंदम, दालें या जो भी असेसरीज हैं, लैपटॉप्स हैं, मोबाइल हैं, वो आके खड़े हैं दूसरे मुल्क के, और वो कहते हैं कि हमें इसकी पेमेंट कर दी जाए। अब हमारे पास ये डिफॉल्ट का मतलब ये होता है कि आपके पास वो पैसे ही नहीं है कि आप गंदम अपने मुल्क के अंदर एंटर कर सकें। ठीक है। हम पहले क्या करते थे, कर्जा पकड़ के या अमेरिका से पैसा लेके वो उन शिप्स को दे देते थे, और वो शिप्स हमारे मुल्क में अपनी चीजें उतार देती थी। लेकिन अब मरना ये हो गया कि ना हमें कर्जा मिल रहा है, ना हमें अमेरिका मदद कर रहा है। तो अब वो शिप्स आती हैं तो वो फिर वापस चली जाती हैं। हमारी जो क्रेडिबिलिटी है वो खराब होती जा रही है। कोई मुल्क फॉर एग्जांपल कोई मुल्क है, जर्मनी है, वो हमें कोई चीज भेजता है। एक दफा वो शिप भेजेगा, वो कहेगा जी पैसे दो तो ये सामान उतार देते हैं। अगर हम उन्हें पैसे नहीं देंगे, सामान नहीं उतरेगा, तो अगली दफा वो चीज यहाँ पे आएगी भी नहीं। श्रीलंका में सेम हाल हुआ था। हम बड़ा क्लोज हैं श्रीलंका के, कि वहां पे फिर पेट्रोल पंप पे पेट्रोल खत्म हो गया था। जाहिर बात है, जब कोई कंट्री आपको पेट्रोल नहीं देगी तो पेट्रोल पंप पे पेट्रोल खत्म हो जाएगा। हमारी अपनी पैदावार तो है नहीं पेट्रोल की। आप पेट्रोल पंप पे जाएंगे, आपको पेट्रोल नहीं मिलेगा। हमारी इलेक्ट्रिसिटी पेट्रोल से पैदा होती है, लोड शेडिंग शुरू हो जाएगी, पूरा पूरा दिन लाइट नहीं आएगी। गंदम जो है वो आप खरीदने जाएंगे, जो अमीर बंदा होगा वो 500 रुपये 1000 रुपये किलो खरीद सकता है। जो एक आम बंदा है वो दुकान पे जाएगा, वो 500 रुपये किलो कहेगा आपके लिए गंदम है, आप गंदम नहीं खरीद सकते। शॉर्टेज हो जाएगी ना चीजों की। तो इसको बेसिकली डिफॉल्ट बोला जाता है। तो अल्लाह पाक खैर करे, पाकिस्तान है करीब करीब ही डिफॉल्ट के। लेकिन शायद हम कहीं से मजीद कर्जे कुर्जे पकड़ लें। चाइना का थोड़ा बहुत हमें आसरा है, या आईएमएफ का, लेकिन आईएमएफ की शर्तें सख्त बहुत हैं। क्योंकि वो हमें 23 दफा कर्ज दे चुका है, 23 टाइम्स। और हम उसको उसका कर्ज वापस नहीं करते। तो वो अब आईएमएफ बताता है कि भाई इस दफा मैं फिर कर्जा दे देता हूँ, तुमने पिछली दफा 23 दफा वापस नहीं किया, तो अब कैसे वापस करोगे। फिर वो कहता है, पाकिस्तान कहता है कि हम, पाकिस्तान खुद बताता है उनको, हम जी अपनी पेट्रोल की प्राइस बढ़ा देंगे, हम बिजली की प्राइस बढ़ा देंगे, हम गैस की प्राइस बढ़ा देंगे। इन इन जगह से हम इकट्ठा करेंगे लोगों से पैसा और आपको देंगे। आईएमएफ कहता है ठीक है, आप ये चीजें पहले इंप्लीमेंट करो। पहले आईएमएफ यूं करता रहा है कि देता रहा, ठीक है आप इंप्लीमेंट कर लेना, हम आपको कर्जा दे देते हैं, आपका प्लान हमें ठीक लगा है कि इस तरीके से तुम हमें पैसे वापस कर दो। लेकिन अब आईएमएफ भी शराइत में सख्त हो गया है। वो कहता है कि पहले तुम इंप्लीमेंट करो, पेट्रोल की प्राइस फॉर एग्जांपल 300 रुपीज कर दो, बिजली का यूनिट इतना महंगा कर दो, सुई गैस का यूनिट इतना महंगा कर दो। इसको चलाओ 3-4 महीने, ताकि हमें पता चले कि तुम वाकई ही जो है वो पैसा प्रोड्यूस करते हो, और हमारा कर्जा उतारने की तुम्हें सकत है। वरना वो कहता है कि हर दफा हम कर्जा दे देते हैं, वो तुम्हारे ब्यूरोक्रेट और मिलिट्री मैन खा जाते हैं। वहां से जो पैसे आते हैं $1 बिलियन वो फिर देगा, वो फिर आपस में डिवाइड हो जाएगा। आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड को कहा जाता है, ये एक अमेरिका का या कह लें इंटरनेशनल अदारा है जो गरीब मुल्कों का कर्जा देता है। जो मुल्क बिल्कुल ही डिफॉल्ट होने वाले हों, जिनके पास कोई रास्ता नहीं बचे, वो आईएमएफ से कर्जा ले सकते हैं। आईएमएफ फिर एक रोड मैप उनसे पूछता है कि मुझे स्ट्रक्चरल अपनी मुल्क के अंदर जो है बेहतरियां लाओ। मैं तुम्हें कर्जा देता हूँ, लेकिन फला फला सेक्टर में मुझे बताओ तो सही कि कहाँ से तुम जो है अपने मुल्क को चलाओगे और मेरा कर्जा वापस करोगे। तो कई मुल्क हैं, इंडिया ने भी लिया हुआ है आईएमएफ से कर्जा, बांग्लादेश ने भी लिया हुआ है, जर्मनी ने भी लिया हुआ है। आईएमएफ कोई बुरा अदारा नहीं है। मतलब हमारे जहनों में ये बनाया हुआ है कि वो एक कोई बहुत बुरा अदारा है और मुल्कों को ट्रैप कर लेता है। ये मुल्क के अपने ऊपर डिपेंड करता है कि उसने ट्रैप होना है या नहीं। आप कुछ कमाना शुरू कर देना, फिलहाल मुश्किल वक्त में वो आपका साथ दे देता है, कर्जा आपको दे देता है। उस टाइम के अंदर आप अपने रिसोर्सेज कायम करें, अपनी कोई प्रोडक्शन को इंक्रीज करें, और उसका कर्जा उतारें, और साथ में मुल्क को आगे लेके चलें। लेकिन हमारा मानना ये है कि हमारी किसी चीज की प्रोडक्शन है ही नहीं। जब किसी चीज की प्रोडक्शन नहीं है तो अब जो है मुल्कों ने हमसे हाथ खींच लिए। अच्छा, अब होता क्या है कि अमेरिका से जब तक
हम लेते रहते हैं पैसे, तो फिर अमेरिका हमारी सॉवरेनिटी हमसे ले लेता है, हमारी आज़ादी हमसे ले लेता है। हमें कुछ वो काम करने पड़ते हैं जो अमेरिका की मर्ज़ी होती है। तो सिमिलरली मुशर्रफ के दौर में भी अमेरिका ने जो है हमें पैसे दिए, डॉलर्स दिए, और उसके बदले अफ़गानिस्तान के ऊपर जो टोटल कंट्रोल है यहाँ से वो करेंगे, और इवन के विदिन पाकिस्तान के एरियाज़ भी, केपीके, बलूचिस्तान, जनूबी वज़ीरिस्तान, शुमाली वज़ीरिस्तान और फाटा के जो एरियाज़ थे, उधर क्योंकि ये तालिबान लोग उधर से ही पड़े थे, हमारे केपीके के एरियाज, बलूचिस्तान के एरियाज, और कुछ जो है वो अफगानिस्तान का एरिया, तो फिर उनको ड्रोन अटैक्स उन पे शुरू कर दिए गए। किधर गया? हाँ, ड्रोन अटैक्स शुरू कर दिए गए, उनको मारना शुरू कर दिया गया। अब जब तालिबान को मारना शुरू किया गया, तो जिनके डेफिनेटली माँ बाप मरेंगे, जब बच्चे बड़े होंगे तो वो बदला तो लेंगे ना स्टेट से, कि क्यों मारा गया, वजह क्या थी। सिर्फ अमेरिका के कहने पे बनाया भी खुद है हमने, हम मतलब कह तो देते हैं अफगानी जो है वो हराम खोर हैं, हमने उनको पनाह दी, लेकिन किसी को जख्म दे के उसके ऊपर मरहम लगाते रहना, ये कोई वो नहीं होती, कोई बहादुरी का काम नहीं होता कि पहले आप जख्म दें उसको और फिर उस पर मरहम। मतलब कि हमने उनको ज़रूर पनाह दी है जब अमेरिका ने उन पे हमला किया है, लेकिन वो हमला करने में मदद अमेरिका की करने में भी हम ही शामिल थे। फिर जब वहाँ से अफ़गानी भागे तो उनको हमने पनाह दी। मतलब ज़ख्म भी हम दे रहे हैं और फिर मरहम लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में फिर जो एक नफ़रत का अंसर होता है वो प्रोड्यूस हो जाता है अगले के अंदर। वो जानता तो होता है, वो पनाह उस वक़्त ले रहा है, लेकिन उसके दिल के अंदर तो है कि ये पाकिस्तान ने हमारे साथ जो है फलाँ मौके पे गलत किया हुआ है। तो यही वजह है कि हम देखते हैं अफगानिस्तान के क्रॉस बॉर्डर हमले हमारे जो हैं सिक्योरिटी फोर्सेस पे, हमारे पुलिस ऑफिसर्स पे, आजकल जो है पुलिस लाइंस पे हमले हो रहे हैं। पेशावर में हुआ, कभी सिंध के अंदर हो रहा है। तो उसके पीछे जो है सारी वजह ये है कि वो क्यों हम पे हमला करते हैं। फिर इसने आफिया सदीकी को अमेरिका को दे दिया मुशर्रफ ने। मतलब अमेरिका जो कुछ कहता था ये मनो अनुमान लेता था। हालांकि मुशर्रफ एक बड़ा बोल्ड किस्म का बंदा था, अगर इसके इंटरव्यूज आप सुने, इंडिया के साथ बड़े खड़े खड़े जवाब देता है और एक बहादुर बंदा समझा जाता है। लेकिन अमेरिका की इसने मनो अनुमानी है, और उसके बदले में वहां से उनसे अमदाद लेता रहा। अमदाद लेके नेटो फोर्सेस को गुजरने का रास्ता दिया, मतलब जो फोर्सेस अफगानिस्तान पे हमला करने जाती थी उनको जगह फराम की कि यहाँ यहाँ से गुजर के जाओ। फिर इसने अंदर एक डुअल पॉलिसी भी खेल दी मुशर्रफ ने। वो जो नेटो फोर्सेस को गुजरने का रास्ता ये देता था अफगानिस्तान जाने के लिए, पाकिस्तान से गुजर के, ठीक है, उन ट्रक्स के ऊपर हमला भी करवा देते थे ये खुद ही हम लोग पाकिस्तान। इनको लूट भी लेते थे नेटो फोर्सेस जो अफगानिस्तान में अमेरिका की फौज है, उनको जहरी बात है खाने पीने की जरूरत है, पेट्रोल की जरूरत है, असले की जरूरत है, वो नेटो फोर्सेस अपने कंटेनर्स में लेके जाते थे। रास्ते में उस पर हमला भी करवा देते थे हम लोग, और वो असला हम पसे पर्दा तालिबान को भी फराम करते थे। मतलब डुअल गेम खेलते रहे हैं हम लोग ना मुशर्रफ के ज़माने में, और इस चीज़ का एतराफ़ अब पाकिस्तानी खुलेआम करते हैं। पहले तो हम इसको एज़ अ स्टेट लेवल पे इस पॉलिसी को बयान भी नहीं कर सकते थे ना। हम कहते थे नहीं ऐसा है ही नहीं। लेकिन अब अगर आप देखें इमरान खान भी डिफरेंट मौके पे, और हमारी स्टेट के डिफरेंट जो पॉलिटिशियंस हैं, वो इसका बरमला ज़ार करते हैं कि मुशर्रफ के दौर में हमने डुअल पॉलिसी खेली है। अमेरिका इसी वजह से हमसे कुछ हद तक नाराज भी है। वो कहता है कि पाकिस्तान हाइपोक्रेसी करता रहा, मुनाफ़िक़त करता रहा, हमें जगह भी देता रहा जाने के लिए और हम पे हमला भी करता रहा। तो क्या हुआ, हमसे अमेरिका भी नाराज़ हो गया इन मामलात में और अफ़गानिस्तान भी नाराज़ हो गया। हमने दोनों को खुश करने की कोशिश की, अमदाद अमेरिका से लेते रहे, अमेरिका को गुज़रने का रास्ता भी दिया, लेकिन अमेरिका की फ़ोर्सेस पे हमला करके तालिबान की मदद से, वो ये सारे मामलात भी चलाते रहे। तो जिसकी वजह से हम दोनों की नज़र में मशकूक हो गए। तो ये वार ऑन टेरर इसको कहा जाता है। बेसिकली अमेरिका ने दहशतगर्दी के खिलाफ एक वार का कहा कि उसामा बिन लादेन ने ये हमला कराया है अमेरिका में, तो उसके खिलाफ ये एक वार है। इसको वार एंड टेरर बोला जाता है। इसमें असिस्टेंट अमेरिका को प्रोवाइड की। 2002 में जो इलेक्शन हुए वो रिग्ड थे, धांधली ज़्यादा थे। तो उसमें क्योंकि इसने पीपल्स पार्टी और नून लीग को सप्रेस कर दिया था, लीडर्स को बाहर निकाल दिया, जेलों में डाल दिया, तो वो जो इलेक्शन का रिजल्ट आना था वो इसी की फेवर में आना था। फिर जो ज़्यादा इसके नुकसान में काम गया वो लाल मस्जिद ऑपरेशन का एक गया। इस्लामाबाद में ये मस्जिद है, एक लाल मस्जिद,
वहां पे इसने क्योंकि लिबरल पॉलिसीज मुल्क में इंट्रोड्यूस करा दी थी, तो इस्लामाबाद रावलपिंडी के अंदर कुछ जो है खुलना शुरू हो गए थे, आप कह लें मसाज सेंटर वगैरह। चाइनीज लोगों को यहाँ पे इसने बिजनेस को ग्रो कराने की कोशिश की, टूरिज्म को फरोग देने के लिए उसके अंदर इसने मसाज सेंटर वगैरह खोलना, पार्लर खोलना, स्पा जो होते हैं उनको ओपन कराना। तो जो वहाँ के थे रिलीजियस लोग, उन्होंने लाल मस्जिद के उन्होंने इस चीज के ऊपर जो है इतराज उठाया और कुछ चाइनीज को उठा भी लिया कि हम यहाँ पे ये चीज नहीं चलने देंगे इस्लामाबाद, रावलपिंडी और इन एरियाज में। तो उनके खिलाफ फिर इसने एक ऑपरेशन किया जिसको लाल मस्जिद ऑपरेशन बोला जाता है। उस मस्जिद को ऊपर जो है वो जो लोग अंदर मौजूद थे उनको शहीद किया गया, औरतों को भी शहीद किया गया। तो ये इसके नेगेटिव वर्क्स में गया। हालांकि इसके दौर में मुल्क एक तरक्की की तरफ जा रहा था, लेकिन ये जो मामला किया इसने रिलीजियस तबके को, एक किस्म का जो हमारे मुल्क का रिलीजियस तबका है उसको अपने खिलाफ कर लिया। सिमिलरली फिर इसका जजिस के साथ कंफ्लिक्ट हो गया। एक जज होते थे इफ्तिखार चौधरी, तो उनके इसने डिसमिस कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस चीफ जस्टिस थे। अब चीफ जस्टिस को इसने डिसमिस कर दिया, तो उसके खिलाफ पूरे मुल्क में वकला ने हड़ताल शुरू कर दी। तो मेजर जो दो इसकी गवर्नमेंट को ब्लो गए हैं, वो एक लाल मस्जिद ऑपरेशन, रिलीजियस लोग इसके अगेंस्ट हो गए, और दूसरा जजेस लोग और लायर्स जो वकला हजरात हैं वो इसके अगेंस्ट हो गए, और मुल्क के अंदर इसके खिलाफ जो है तहरीकें चलना शुरू हो गई। इतने में इसने एनआरओ भी कर लिया, नेशनल रिकंसिलिएशन ऑर्डर, जो इमरान खान के नाम के मुंह से भी आप बार बार लफ्ज सुनते होंगे, मैं इनको एनआरओ नहीं दूंगा, मैं इनको एनआरओ नहीं दूंगा। तो वो एनआरओ जो बेसिकली इंट्रोड्यूस कराया था, वो एनआरओ मुशर्रफ ने इंट्रोड्यूस कराया था, नेशनल रिकंसिलिएशन ऑर्डर, कि इस नेशन को दोबारा से एक होने की जरूरत है। जो हमारे पॉलिटिकल लीडर हैं मुल्क में जमहूरियत लाते हैं, इलेक्शंस करवाते हैं दोबारा से, और जो मेन जमातें, दो ही जमातें थी मुल्क में, उनको वापस लाया जाता है, और उनके जो पुराने केसेस हैं या नैब ने जो भी उनके खिलाफ केसेस वगैरह खोले हैं उनको खत्म कर देते हैं, और दोबारा से मुल्क को चलाने की कोशिश करते हैं। तो उसको बोला जाता है एनआरओ। फिर साथ साथ इसने एक मुल्क में 17वीं अमेंडमेंट भी पास कर दी और प्रेसिडेंट की पावर ज्यादा कर दी दोबारा से। इससे पहले 8वीं अमेंडमेंट में जियाउल हक ने प्रेसिडेंट की पावर्स को ज्यादा किया था। उसके बाद 13वीं तरमीम में नवाज शरीफ ने दोबारा से प्राइम मिनिस्टर्स की पावर को ज्यादा कर दिया था। लेकिन इसने 17वीं अमेंडमेंट में दोबारा से प्रेसिडेंट की पावर्स को ज्यादा कर दिया, क्योंकि खुद ये मुल्क का प्रेसिडेंट था। इसने यही मुनासिब समझा कि प्रेसिडेंट की पावर्स मुल्क में ज्यादा होनी चाहिए, और इसने एनआरओ साइन किया बेनजीर भुट्टो के साथ। बेनजीर को वापस बुलाया और उसके साथ ये नेशनल रिकंसिलिएशन ऑर्डर साइन किया, जिसके नतीजे में जो है दोबारा से नून लीग और पीपल्स पार्टी की एंट्री हो जाती है मुल्क में। ये शौकत अजीज प्राइम मिनिस्टर बना। इतने में जब वापसी होती है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की और दोबारा से पीएमएलएन, दो मेन जमातें दोबारा से उभर के सामने आ जाती हैं। मुशर्रफ की जो जमात है पीएमएलक्यू, उसके ऊपर पहले ही काफी एलिगेशन लग चुके होते हैं। एक तो रिलीजियस सेक्टर उनके खिलाफ हो गया होता है, दूसरे नंबर पे जो जजिस के खिलाफ उन्होंने किया होता है, सुप्रीम कोर्ट के जज को इसने हटा दिया होता है पोस्ट से। तो दोनों जमातें आके पीपल्स पार्टी और नून लीग जजिस के साथ मुहिम चलाना शुरू कर देते हैं कि जो है अदलिया के साथ नाइंसाफी हुई है। बेसिकली पीछे मोटिव तो यही उनका होता है कि इससे हमारी अपनी सियासत भी चमकेगी, लेकिन वो सहारा लेते हैं जजिस की बहाली का, चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी को बहाल करवाने का। लेकिन जब ये सारे मामला चल रहे होते हैं, इलेक्शन करीब होते हैं, तो बेनजीर भुट्टो की जो रैली होती है उसके ऊपर बम ब्लास्ट होता है। लेकिन बेनजीर भुट्टो जो है वो उस बम ब्लास्ट में, पहले बम ब्लास्ट में बच जाती है अक्टूबर के महीने में। उसके बाद दोबारा से दिसंबर के महीने में 27 दिसंबर 2007 को बेनजीर को दोबारा से जो है रैली में रावलपिंडी के मुकाम पे जो है दोबारा उसके ऊपर एक हमला होता है। और एक जो है आपने ये मनाजिर देखे ही होंगे कि बंदा वो शूट करता है, जैसे ही वो बंदा शूट करता है उसको भी शूट कर दिया जाता है, जगह से क्राइम सीन को साफ कर दिया जाता है, और बेनजीर भुट्टो की शहादत हो जाती है। अब उसके पीछे दो लोगों पे एलिगेशन लगता है कि बेनजीर भुट्टो को शहीद किसने किया है।
एक लगता है जरदारी के ऊपर कि उसके अपने शोहर ने शहीद किया है गवर्नमेंट बनाने के लिए। दूसरा लगता है मुशर्रफ के ऊपर कि मुशर्रफ देख रहा था इसकी पॉपुलैरिटी ज्यादा हो गई है, तो इसने इसको रास्ते से हटा दिया। अब चूंकि बेनजीर भुट्टो को शहीद कर दिया जाता है, तो पीपल्स पार्टी के लिए लोगों के दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर पैदा हो जाता है। इलेक्शन होते हैं और इलेक्शंस के अंदर जो है वो पीपल्स पार्टी एक बड़ी जमात बन के सामने आती है उभर के। दूसरे नंबर पे नून लीग जीत जाती है और काफ लीग की जो है वो सीटें सिर्फ 41 रह जाती हैं। हालांकि ये एक रूलिंग जमात थी काफ लीग, जो कि मुशर्रफ ने बनाई थी, लेकिन 2008 के जब इलेक्शन होते हैं तो उसके अंदर उनकी जो ग्राफ है सीटों का वो बिल्कुल ही नीचे आ जाता है। मेन दो जमातें उभरती हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग, और पंजाब में जो है वो नून लीग ही ज्यादा सीटें लेके जाती है पंजाब में। आपको पता है फिर चीफ मिनिस्टर पंजाब जो है वो शहबाज शरीफ बन जाता है 2008 से 13 तक, बल्कि 13 से 18 तक भी शहबाज शरीफ ही रहता है, 10 साल चीफ मिनिस्टर रहता है शहबाज शरीफ। लेकिन ओवरऑल जो नेशनल असेंबली की सीटें होती हैं वो पीपल्स पार्टी जीत जाती है, तो गवर्नमेंट जो है 2008 में पीपल्स पार्टी बना लेती है। अगर आप देखें 2008 से 13 की गवर्नमेंट जो है वो पीपल्स पार्टी की है, 5 साल इन्होंने रूल किया है। 2013 से 18 की जो गवर्नमेंट है वो नून लीग की है। 2018 से 22 तक की जो गवर्नमेंट है वो पीटीआई की है, और लास्ट 1 ईयर से जो गवर्नमेंट है वो पीडीएम की है, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की, जिसमें सारी जमातें इकट्ठी हैं इमरान खान के अगेंस्ट। तो ये कुछ पिछले अदवार हैं जिनके अंदर कोई मार्शल लॉ तो नहीं लगा, और जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उन्होंने अपनी अपनी जो टर्म है वो ऑलमोस्ट पूरी की है। 8 से 13 पीपल्स पार्टी ने अपनी टर्म पूरी की है। हम इन अदवार को जो है, तीनों अदवार को बारी बारी देख लेते हैं कि पॉजिटिव वर्क्स क्या हुए हैं और नेगेटिव वर्क्स क्या हुए हैं इन तीनों दौरों में। आफिया सदीकी वाला केस क्या था? आफिया सदीकी वाला केस ये था कि आफिया सदीकी पाकिस्तान की न्यूरो सर्जन थी, पहली पढ़ी लिखी औरत है काफी। ये अफगानिस्तान के अंदर काम कर रही थी। अफगानिस्तान में उस टाइम पे वार ऑन टेरर के ऊपर काम हो रहा था, अमेरिका ने अपनी फौजें भेजी हुई थी। तो कहा यह जाता है, जो पाकिस्तान का नैरेटिव है, कि एक फौजी, जब अमेरिकन फौजी सामने आया ना, तो इसने ये वहां पे कोई वर्क वगैरह कर रही थी अपना, तो वहां पे धमाके वगैरह हुई, ये बाहर निकली, अमेरिकन फौजी सामने आया तो करीब पड़ी थी बंदूक, इसने वो बंदूक तान ली उस फौजी के ऊपर। और पाकिस्तान का नैरेटिव यहाँ तक है कि बंदूक तानने पे उसको, आफिया सिद्दीकी को, कि इसने हमारे जो फौजी है उसके ऊपर बंदूक क्यों तानी है, इसको जेल में डालने के लिए उन्होंने कहा हमने इसका ट्रायल करना है, इसको बाहर भेजा जाए, अमेरिका भेजा जाए, और मुशर्रफ ने आफिया सिद्दीकी को बाहर भेज दिया। जो अमेरिका का नैरेटिव है इसके ऊपर वो ये है कि आफिया सिद्दीकी जो है वो तालिबान की और अल कायदा के साथ मिलकर काम कर रही थी। ये उनको जो है ट्रीटमेंट वगैरह भी प्रोवाइड करती थी। इसके अलावा वहाँ पे न्यूक्लियर जो पाकिस्तान की इंफॉर्मेशन है वो भी देने की कोशिश करती थी, और अमेरिका के मतलब अगेंस्ट काम कर रही थी। मतलब काफी ज्यादा चार्जेस लगाए, तभी इनको जो है 86 ईयर की उन्होंने सजा दी थी, 86 साल की। हालांकि इतनी तो बंदे की उम्र ही नहीं मतलब होती, 86 ईयर का एक बंदे ने जीना होता है। अगर 25-26 साल का बंदा 86, 100 से ऊपर साल बन जाते हैं। तो ये उन्होंने आफिया सिद्दीकी पे बेसिकली एलिगेशन लगाया था कि ये तालिबान और अलकायदा के नेटवर्क का हिस्सा है, और उनको ट्रीटमेंट भी प्रोवाइड करती हैं, उनको न्यूक्लियर जो है इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करती हैं, और अमेरिका के अगेंस्ट काम कर रही हैं। अच्छा, अब 3 अदवार हम देख लेते हैं जो पिछले गुजरे। पहला जरदारी का, दूसरा नवाज शरीफ का, और तीसरा इमरान खान का। पहला दौर जी 2008 से 13, जैसे ही मतलब, और ये पिछले जो तीनों दौर हैं, एक पॉजिटिव चीज ये है कि तीनों दौर डेमोक्रेटिक है। आल दो पसे पर्दा इन तीनों गवर्नमेंट्स के पीछे भी एस्टेब्लिशमेंट ही रही है। गवर्नमेंट बनाने में, हटाने में, सारे मामलात में रही एस्टेब्लिशमेंट ही पीछे है। इसको बोलते हैं हाइब्रिड गवर्नमेंट, हाइब्रिड मिली जुली गवर्नमेंट।
सारी दुनिया मतलब को पता है इस बात का, अगर हम खुद इनकार करें, अपनी आंखों पे मतलब पट्टी बांध लें कि दुनिया को नहीं नजर आ रहा, तो वो एक अलग बात है। लेकिन अगर आप इंटरनेशनल न्यूज वगैरह सुने, पढ़ें अखबार, तो सारी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट चल रही होती है वो उसको मिलिट्री चला रही होती है। कई हमारे सेक्टर को नहीं पता था, वो इमरान खान को जब निकाला गया तो ओवरऑल सबको ही पता चल गया। पहले ये है कि आधे लोगों को पता होता था, आधों को नहीं पता होता था। कुछ जो है वो डाई हार्ट फैन होते थे, नहीं जी जो है मिलिट्री ऐसा कर ही नहीं सकती, उनकी इन्वॉल्वमेंट होती नहीं है पॉलिटिक्स में, मिलिट्री अपना काम। लेकिन अब तो ऑलमोस्ट पूरे पाकिस्तान को पता चल चुका है कि इन्वॉल्वमेंट होती है। जनरल बाजवा खुद मतलब ये चीज कर गया कि हम पॉलिटिक्स में हिस्सा लेते रहे हैं लेकिन आइंदा से नहीं लेंगे, जाते हुए रिटायरमेंट पे उसने खुद बोला है ये बातें। तो इन तीन गवर्नमेंट्स में, लेकिन ये एक पॉजिटिव चीज है कि डायरेक्टली मिलिट्री इन्वॉल्व नहीं हुई तीनों गवर्नमेंट्स में, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स ही इनको कहा जाएगा। पहली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो चली मुशर्रफ के जाने के बाद, और हमने देखा कि ये पिछले जो बन जाते हैं ऑलमोस्ट 22-25 साल, इसके अंदर किसी किस्म की जो है 22-25 नहीं, 23 में से 8 निकाल देना, 15 साल, ऑलमोस्ट 15 साल कोई भी मार्शल लॉ नहीं लगा मुल्क में, या मिलिट्री ने टेक ओवर नहीं किया कंट्री का। तो पहली गवर्नमेंट स्टार्ट होती है जरदारी की। यूसुफ रजा गिलानी को प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट कर लेते हैं नून लीग और पीपल्स पार्टी मिलके, और नून लीग और पीपल पार्टी आपस में एक मुआहदा भी कर लेती है मिसाके जमहूरियत का। इसी अदवार में जो पीपल्स पार्टी और नून लीग है वो आपस में मिसाके जमहूरियत कर लेती है। ये दोनों तय कर लेते हैं कि आइंदा हमने आर्मी को बीच में नहीं आने देना, क्योंकि ये पिछले 1988 से 1999 के जो साल हैं उनके दरमियान दो दो गवर्नमेंट से एक दूसरे की टांगे खींचने में मसरूफ रहते हैं। लेकिन इनको ये चीज समझ आ जाती है कि जब पॉलिटिशियंस एक दूसरे की टांगे खींचते हैं तो उसके अंदर एस्टेब्लिशमेंट अपना हिस्सा ले जाती है, आपस में लड़वा के एस्टेब्लिशमेंट अपना किरदार अदा कर जाती है। तो ये अब की बारी 2007-8 में ये डिसाइड कर लेते हैं कि आइंदा से नून लीग और पीपल्स पार्टी एक दूसरे की टांग नहीं खींचेगी, ताकि मिलिट्री को अंदर आने का मौका ना मिले। इसको बोलते हैं मिसाके जमहूरियत। लेकिन उतने में फिर जो अपना स्टैब्लिशमेंट है वो एक तीसरी पार्टी खड़ा कर देती है 2011 में, इमरान खान, उसको जनरल शुजा पाशा और जहीरुल इस्लाम आईएसआई के एक्स जो हैं डीजी होते हैं वो सपोर्ट कर रहे होते हैं। वो एक तीसरा फ्रीक कायम कर लेती हैं कि दरमियान में पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान लड़ाई जारी रहेगी तो थर्ड पार्टी जो है वो फायदा उठा सकती है। ये आगे चल के हम देखते भी हैं इसको। ये जो जरदारी आ जाता है तो इम्पीचमेंट मुशर्रफ के खिलाफ शुरू हो जाती है कि मुशर्रफ ने जो मार्शल लॉ लगाया था वो गलत था। मार्शल लॉ लगाने की सजा जो है वो सजाए मौत होती है। हाई ट्रीजन में आता है ये। हाई ट्रीजन आर्टिकल 6 है एक पाकिस्तान का, वो हाई ट्रीजन को डील करता है। हाई ट्रीजन का मतलब है जो है ना मुल्क के साथ गद्दारी। तो उसके तहत मुशर्रफ के खिलाफ प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाती है कि मुशर्रफ ने जो ये लगाए हैं मार्शल लॉज वगैरह, और 2007 में भी वो कोशिश करता है एक दफा मुल्क में इमरजेंसी लगाने की, ये खिलाफ कानून है, उसका बनता नहीं था, तो उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो जाती है। लेकिन 2010 में पीएमएलएन और पीपी अपना रास्ता अलग कर लेती हैं कि जो है हमारे उन दिनों जो है आपको याद होगा 2008 और 10 का जो इरा है, तब लोड शेडिंग बहुत ज्यादा थी मुल्क में। बेसिकली तब हम डाल सकते हैं पीपल्स पार्टी पे भी, लेकिन 2008 में भी ये मामला थे कि ओवरऑल जो दुनिया की मईशत थी, इकॉनमी थी, वो रिग्रेस हो रही थी। अमेरिका के बैंक वगैरह डूब गए थे, रिग्रेशन आया। दुनिया में जो मईशत डूबी है ना, दो तीन मौकों पे। एक दफा 1930s के अंदर आया था, उसको ग्रेट डिप्रेशन बोलते हैं, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद। दुनिया की सारी जो है वो महंगाई बहुत ज्यादा हो गई थी और मईशत बहुत डाउन हो गई थी। फिर एक आया था ग्रेट रिग्रेशन 2008 में, तब भी जो है बहुत सारे बैंक जो हैं वो डिफॉल्ट कर गए थे, अमेरिका की इकोनॉमी भी डाउन आ गई थी, सारे मुल्कों में जो है वो काफी मसले मसाइल बन गए थे। तो उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान पे भी आया। और करप्शन का वैसे ही जरदारी के दौर में काफी ज्यादा वो फ्री हैंड होता है, ये गवर्नमेंट इदारों को भी काफी ज्यादा नवाज देता है, और मतलब खुद भी जो है चलता रहता है, मामला को चलाई रखता है, गवर्नमेंट के इदारों को भी सही अपने साथ बना के रखता है। मुफाहमत का बादशाह बोला जाता है बेसिकली जरदारी को। तो लोड शेडिंग बहुत ज्यादा स्टार्ट हो गई थी पाकिस्तान में, जो है वो 16 घंटे 18 घंटे लोड शेडिंग हुआ करती थी। लेकिन इसकी गवर्नमेंट में ये है कि इसने मिलिट्री के साथ अपने रिलेशनशिप को बेहतर कर लिया।
इसके दौर में होते थे परवेज कियानी, राजा परवेज कियानी, वो था आर्मी चीफ, उसके साथ इसके तल्लुकात बेहतर रहे। नेगेटिव्स इसके क्या थे दौर में? एक तो एनर्जी क्राइसिस बहुत ज्यादा था। इसने जो वादा किया था गवर्नमेंट में आने से पहले, नून लीग ने भी और पीपल्स पार्टी ने भी, कि जजेस को बहाल करवाया जाएगा, चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी को। लेकिन गवर्नमेंट मिलने के बाद इन्होंने उसको बहाल नहीं किया, चीफ जस्टिस को। तो फिर नून लीग इससे अलहदा हो गई और इन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिए कि हम जज अदलिया की बहाली के लिए काम करेंगे। और फिर इन्होंने लॉन्ग मार्च वगैरह की नून लीग ने, और चीफ जस्टिस को बहाल कर दिया गया, जुडिशरी को रिस्टोर कर दिया गया। जो पीपल्स पार्टी का दौर है उसमें बेसिकली दो वजीर आजम रहे हैं, यूसुफ रजा गिलानी और राजा परवेज अशरफ। राजा परवेज अशरफ इस वक्त आपको पता होगा कि नेशनल असेंबली का स्पीकर भी है। वो वजीर आजम रहा है पीपल्स पार्टी के दौर में। पहला वजीर आजम इन्होंने रखा यूसुफ रजा गिलानी को, लेकिन यूसुफ रजा गिलानी पे स्विस बैंक केस का चला काम। असल में स्विस बैंक के अंदर पैसे रखे जाते हैं, तो जो हमारी अदलिया थी, सुप्रीम कोर्ट था, उसने स्विस बैंक से मालूमात मांगी जरदारी के अकाउंट्स की। स्विस बैंक ने लेटर लिखा कि हम ये मालूमात अदलिया को नहीं फराहम कर सकते, ये काम मुल्क का जो आपका प्राइम मिनिस्टर है उसका है कि वो हमसे मांगे। एज ए अदलिया हम क्यों, मतलब कोई भी मुल्क में से उठ के स्विस बैंकों को हमें डिटेल दी जाए अपने अकाउंट्स की, तो स्विस बैंक ने कहा कि हम क्यों डिटेल दें, या तो मुल्क का रिप्रेजेंटेटिव जो मेन लीडर है वो हमें लिखे। तो सुप्रीम कोर्ट ने यूसुफ रजा गिलानी को हुक्म दिया कि तुम लिखो, स्विस बैंकों को डिटेल्स फराहम की जाए जरदारी के अकाउंट्स की जो स्विस बैंकों में है। तो इसने वो खत नहीं लिखा। जब इसने वो खत नहीं लिखा सुप्रीम कोर्ट स्विस बैंकों को, तो अदलिया ने इसके ऊपर तौहीन अदालत का केस लगा दिया और इसको डिस्क्वालीफाई कर दिया। तौहीन अदालत का केस लगा दिया कि तुमने अदलिया की बात क्यों नहीं मानी, और जो है तुमने लेटर क्यों नहीं लिखा स्विस बैंकों को जरदारी के जो एसेट्स हैं वो शो करवाए जाएं। तो उसकी वजह से इसको जो है डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। जब ये डिस्क्वालीफाई हो गया, नाहल हो गया, तो परवेज अशरफ को वजीर आजम बना दिया गया, पीपल्स पार्टी का ही था। और राजा परवेज अशरफ के ऊपर एक केस चलता है रेंटल पावर का, क्योंकि हमारे मुल्क में बिजली तो थी नहीं, तो फिर क्या होता था, रेंट के ऊपर हम पावर प्रोजेक्ट्स ले लेते थे। 1 साल के लिए रेंट के ऊपर ले लिया। बहुत बड़ी बड़ी शिप्स जो बिजली पैदा करती हैं दूसरे मुल्कों की, जर्मनी की, फ्रांस की, शिप के अंदर ही वो जनरेटर पड़े होते थे, वो वहां से बिजली पैदा करते थे और हमारी इंडस्ट्री को सप्लाई की जाती थी। इसको कहते हैं रेंटल पावर प्रोजेक्ट्स। हम रेंट के ऊपर पावर प्रोजेक्ट्स लेते थे, कि हमारे अपने तो कारखानों में जो बिजली के कारखाने वो बंद पड़े थे, हमारे मतलब लोड शेडिंग वगैरह, एनर्जी क्राइसिस बहुत ज्यादा था। तो वक्त ही उसके लिए क्या किया गया कि हम रेंट के ऊपर ले लेते थे पावर प्रोजेक्ट्स। दूसरे मुल्कों के जो हैं बड़े बड़े, वो अपने बने बनाए जो हैं लाएंगे जनरेटर्स, समझ लें आप, बहुत बड़ी तादाद में, और वो मुल्क को बिजली फराम करेंगे और उसके वो प्राइस लेंगे अपनी। तो उसके अंदर इसका नाम आया था परवेज अशरफ का, कि उसके अंदर इसने अपना कमीशन वगैरह रखा है। तो राजा रेंटल भी इसको कहा जाता था, राजा परवेज अशरफ को। और इस वक्त ये जो है मुल्क का नेशनल असेंबली का स्पीकर है। और जो आसिफ अली जरदारी है वो पूरे 5 साल सदर रहा। आसिफ अली जरदारी की गवर्नमेंट में 2 वजीर आजम चेंज हुए, लेकिन सदर के तौर पे आसिफ अली जरदारी ने अपनी 5 साल जो है मुद्दत पूरी की। उसके बाद ये देखें जी, आसिफ अली जरदारी किस तरह से मुस्कुरा रहा है अपनी कौम के ऊपर। 2008 से सितंबर 2008 से सितंबर 2013 तक इसने अपनी मुद्दत पूरी की है, और ये 11वां प्रेसिडेंट था मुल्क का। और 12वां प्रेसिडेंट कौन था? ममनून हुसैन, जो नून लीग के अंडर था। और इस वक्त 13वां प्रेसिडेंट है आरिफ अलवी, जो कि पीटीआई के अंडर है। आरिफ अलवी, टोटल 13 प्रेसिडेंट मुल्क के चेंज हुए हैं ना। तो 11वां ये था ममनून हुसैन, नून लीग के दौर में जो था, उसने भी अपने पूरे 5 साल मुकम्मल किए थे प्रेसिडेंट ने। और आरिफ अलवी भी बजाहिर लग रहा है कि एज ए प्रेसिडेंट अपने 5 साल पूरे कर जाएगा।
इसके बाद क्या होता है जी, 2013 के इलेक्शन आते हैं। 2013 के इलेक्शन में क्योंकि नून लीग जो है, जो दो जमातें हैं वो ही मेन मकबूल होती हैं पाकिस्तान में, एक पीपी थी और एक पीएमएलएन थी। पीपी को दोबारा से तीसरी दफा मौका मिल चुका था और वो उनके दौर में मामला ज्यादा ही खराब हो गए थे। लोड शेडिंग के मामला हों, जॉब्स के मामला हों, महंगाई के मामला हों, तो अब जो है वो वादा किया जो है नून लीग ने, पीएमएलएन ने, कि हम इन चीज़ों को ख़त्म करेंगे, जरदारी को सड़कों पे घसीटेंगे, फलां करेंगे, इन्होंने जो करप्शन किया उसका पैसा वापस निकालेंगे, वो जो स्लोगन होते हैं इलेक्शन के। तो उसके नतीजे में पीएमएलएन जीत गई, 124 सीटें हासिल की इन्होंने नेशनल असम्बली में। पीपल्स पार्टी ने 32 सीटें हासिल की और एक थर्ड पार्टी यहाँ पे उभर के आई जिसका नाम था पीटीआई, जिसने 2013 के इलेक्शन में 28 सीटें हासिल की। पीटीआई की बेसिकली शुरुआत होती है 2000, वैसे तो इमरान खान ने इसकी जो शुरुआत है 1996 से रख दी होती है पीटीआई की एक जमात की, लेकिन अकेला ही इसमें उम्मीदवार होता है। जैसे शेख रशीद की पार्टी है अवामी पार्टी, वो पूरी पार्टी एक ही एमएनए की है ना, तो जब उसको जेल हुई थी तो वो यही कहते थे पूरी पार्टी को जेल हो गई है, एक ही बंदा है और वो अवामी लीग जो है। इसी तरह स्टार्ट पीटीआई का ऐसे था कि इमरान खान खुद एज ए एमएनए सेलेक्ट हो जाता था और एक सीट होती थी, लेकिन पीटीआई को जो बूम मिला, ये तरक्की की वो कहां से की, जो मेन है 2011 से। 2011 में इसके जलसे होते हैं लाहौर में, मीनारे पाकिस्तान के मुकाम पे। वहां पे बहुत ज्यादा तादाद में लोग शिरकत करते हैं और एज ए जो है वो इसको एक तीसरा मतलब मसीहा के तौर पे देखा जाने लगता है कि दो पार्टियों से हमारी बस हो गई है, बार बार इनकी गवर्नमेंट आ गई है, तो अब जो है हमें कोई न्यू निज़ाम चाहिए जिसके बेस पे ये पार्टी का नाम तहरीक इंसाफ के एक तब्दीली का नाम आता है। लेकिन इसके पस पर्दा भी, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो अयूब खान की गोद से निकली और नून लीग जो है वो जियाउल हक की गोद से निकली। तो बेसिकली इसको जो बूम मिला वो 2011 में, जो सारे ये मामला थे वो जनरल जहीरुल इस्लाम और शुजा पाशा, ये दो लोग थे जो आर्मी के इसके पीछे थे, इसको जो है मुल्क में फेमस करवाने के। हमारे मुल्क में किसी भी चीज को फेमस करना होता है, मीडिया हमारा कंट्रोल्ड है, चीजें कंट्रोल्ड है, तो उसकी हवा बना दी जाती है मुल्क के अंदर। किसी चीज को डाउनफॉल लेके आना होता है तो उसकी भी हवा बना दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल तरीके लब्बैक वगैरह के आजकल आप देखते होंगे, आपको हमें जलसे नजर नहीं आते, हालांकि वो कर रहे होते हैं। जब दिखाना होता है कि इस वक्त जलसे हो रहे हैं तो जानबूझ के मीडिया के ऊपर ज्यादा दिखा दिया जाता है। इसी तरह डिफरेंट मामलात में मीडिया के थ्रू, कोई लोगों की गैदरिंग के थ्रू पैसा वगैरह लगा के, क्योंकि ये जो धरने जलसे होते हैं इनके ऊपर एक पैसा लगाना पड़ता है। एक आम एमएनए एमपीए उस पर पैसा नहीं लगा सकता जब तक उसको पीछे से स्टेट का सहारा ना हो, एक पूरी मशीनरी चाहिए होती है। तो पीटीआई जो है वो एक थर्ड पार्टी बन के उभरी 2013 के इलेक्शंस में और गवर्नमेंट जो है वो बेसिकली बना ली नून लीग ने अपनी। 2013 के जनरल इसका दौर देखते हैं हम, पीएमएलएन का ही 2013 से 18 5 साल क्या हुआ। तो तीन मेजर पार्टीज अब आ गई, पहले दो होती थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन। अब तीसरी पार्टी पीटीआई उभर के सामने आ गई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। सेंट्रल और पंजाब की गवर्नमेंट जो है वो पीएमएलएन ने बना ली। पीटीआई ने इसके अगेंस्ट जो है वो एक तहरीक शुरू कर दी, रिगिंग धांधली हुई है। आपको याद होगा कि 4 हलके खोलने का मुतालबा किया था, 4 हलके खोले जाएं, 4 हलके खोले जाएं, और फिर 126 दिन का धरना भी हुआ था। वो भी बैकड अप बाय एस्टेब्लिशमेंट था जो धरना था, लेकिन उसके अंदर उस वक्त आर्मी चीफ थे जनरल रहील शरीफ। उन्होंने इनकार कर दिया था गवर्नमेंट को टोपल अप करने में, कि गवर्नमेंट का तख्ता उलटने में उन्होंने इनकार कर दिया था जनरल रहील शरीफ ने। फिर अगर कुछ पॉजिटिव काम देखे जाए तो सी पैक का प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का, 2015 में। बेसिकली ये ब्रेन चाइल्ड तो होता है जो चाइना के प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग। 2013 में वहां पे न्यू एक प्रेसिडेंट आ जाते हैं, शी जिनपिंग। उनका एक बहुत बड़ा मतलब एम है सिर्फ पाकिस्तान के साथ नहीं, पूरी दुनिया के साथ उनके रोड नेटवर्क्स बनाना, इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट करना। तो जो पाकिस्तान के साथ चाइना के प्रोजेक्ट हैं उनको सीपैक बोला जाता है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर।
उसके थ्रू ये है कि वो जस्ट ये नहीं था कि सड़कें बनानी है, उसमें एनर्जी के प्रोजेक्ट्स भी थे, इंफ्रास्ट्रक्चर भी था, एयरपोर्ट्स भी थे, और भी काफी कुछ शामिल था। अच्छा, इसी दौरान जब इमरान खान ने धरने दिए हुए थे तो एपीएस अटैक हो जाता है 16 दिसंबर 2014 को, आर्मी पब्लिक स्कूल का धमाका पेशावर में। और वहां पे काफी ज्यादा जो है बच्चों की जो शहीद हो जाते हैं, जिसके नतीजे में फिर नेशनल यूनिटी की जरूरत पड़ जाती है कि सारी कौम को एक पेज पे इकट्ठा होना चाहिए। तो फिर आर्मी के लीडर वगैरह मिलते हैं पीटीआई से कि आप ये धरना वगैरह खत्म कर दें, तो इमरान खान वो धरना खत्म हो जाता है और फिर इस चीज के ऊपर वर्क शुरू हो जाता है कि मुल्क के अंदर से दहशतगर्दी को खत्म किया जाए। उसके नतीजे में फिर ऑपरेशन ज़रबे असद और ऑपरेशन राय रास्त, और ये 2-3 ऑपरेशन जो है वो मुल्क में स्टार्ट कर दिए जाते हैं कि दहशतगर्दी से छुटकारा हासिल किया जाए। इसके अंदर जो कुछ मामलात हैं, पॉजिटिव वर्क्स वगैरह देख लें तो जो लोड शेडिंग का एक मसला था 16 से 18 घंटे, उसको कंट्रोल किया गया, क्योंकि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में जो $46 बिलियन के वो माहिदे थे, $46 बिलियन के इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी, उनमें से $32 बिलियन जो है वो एनर्जी प्रोजेक्ट्स पे लगा है। डिफरेंट किस्म के सोलर भी हैं उसमें, कोल के भी हैं, हाइड्रो के भी हैं। उसके थ्रू जो हमारी लोड शेडिंग का मामला था वो काफी हद तक कंट्रोल हो गया, हमारे जो प्लांट्स हैं वो बिजली अपनी प्रोड्यूस करने लग गए। फिर वो लैपटॉप स्कीम में कुछ इस तरह के मामला भी थे। इतने में क्या होता है, इसके अगेंस्ट जो है पनामा लीक्स के थ्रू केस चलना शुरू हो जाता है। एक पनामा लीक्स का इशू आता है। पनामा एक एरिया है सेंट्रल अमेरिका का, वहां से कुछ डॉक्यूमेंट्स रिलीज होते हैं, उसके अंदर जिन लोगों की बैरून मुल्क जायदादें होती हैं वो सीक्रेसी, मतलब ये लोग अपनी जायदादें जो बैरून मुल्क होते हैं वैसे तो जाहिर नहीं करते, और पता भी कैसे चलेगा। जैसे जरदारी की जायदादें थी बात, तो स्विस बैंकों ने तो डेटा देने से इनकार कर दिया कि हम नहीं बताते इसके कितने पैसे हैं यहाँ पे। उन मुल्कों को तो फायदा है ना, बाहर जो पैसा रखते हैं, यहाँ से मनी लॉन्ड्रिंग होकर पैसा बाहर जाता है, तो उन मुल्कों को तो फायदा है। वो क्यों चाहेंगे कि वो उसकी डेटा किसी दूसरे मुल्कों को दें कि तुम्हारे बंदे के हाँ जी यहाँ पे इतने पैसे मौजूद हैं तुम्हारे मुल्क से आए हुए। तो लेकिन ये एक पनामा लीक्स का मामला होता है। एक फर्म होती है एप्पल बाय फर्म, वो लोग इकट्ठा करते हैं डेटा, काफी ईयर्स का वो डेटा होता है, और जिन लोगों की बाहर के मुल्कों में कंपनियां होती हैं वो उसका डेटा लीक कर देते हैं। पाकिस्तान के 400 लोग होते हैं टोटल जिनका नाम पनामा लीक्स के अंदर आता है, कि 400 पर्सनैलिटीज होती हैं पाकिस्तान की जिनका नाम उसमें आता है कि इन लोगों की बाहर प्रॉपर्टीज हैं। उनमें नवाज शरीफ और जो है शरीफ फैमिली, उनका भी जिक्र होता है, और मे फेयर फ्लैट्स इनके और लंदन के जो फ्लैट्स हैं उनका जिक्र होता है। उसके थ्रू इसके ऊपर जो है वो केस चलना शुरू होता है। और फिर आपको पता है जस्टिस साकिब निसार उस टाइम होते हैं, वो इनको जो है कंसीलिंग ऑफ एसेट्स के केस में, अपने असासे छुपाने के केस में इनको नाअहल कर देते हैं। और जो नवाज शरीफ है उनको नाअहल करने के बाद जो है शाहिद खकान अब्बासी, इनको प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता है। ऑलमोस्ट 1 साल जो है शाहिद खकान अब्बासी प्राइम मिनिस्टर रहते हैं। ये एमएनए सेलेक्ट होते हैं मरी वाली तरफ से, रावलपिंडी मरी उस तरफ से सिलेक्ट होते हैं शाहिद खकान अब्बासी। ये वो 2011 पिछली वाली बात थी कि इलेक्शन हेल्ड होते हैं, नून लीग जीत जाती है। 28 जुलाई 2017 को शरीफ को जो है सुप्रीम कोर्ट डिस्क्वालीफाई कर देती है करप्शन के केसेस में, और जो है शाहिद खकान अब्बासी, नवाज शरीफ जो हैं वो 5 जून 2013 से लेके 28 जुलाई 2017 तक ऑलमोस्ट जो है वो 4 साल प्राइम मिनिस्टर रहते हैं मुल्क के। ये 3 दफा प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, 12वें प्राइम मिनिस्टर, 14वें प्राइम मिनिस्टर और 20वें प्राइम मिनिस्टर। लेकिन किसी किसी भी टर्म, अपनी कोई भी टर्म जो है वो पूरी नहीं कर सके। 1993 में इनको इसाक खान डिस्क्वालीफाई कर देते हैं करप्शन के चार्जेस लगा के, जब ये अदालत में चले जाते हैं उनको अगेंस्ट के जी इन्होंने मेरे पे करप्शन के गलत इल्जाम लगाए हैं। फिर नहीं, कोई भी टर्म इनकी कंप्लीट नहीं हुई। फिर जो दूसरी दफा ये टर्म में आते हैं 1997 में, तो फिर वो मुशर्रफ के साथ इनके मामला बन जाते हैं कारगिल वार के ऊपर।
मुशर्रफ इनको जेल में डाल देता है और फिर सऊदी अरब इनकी जान बचवाता है। बड़े करीब करीब होते हैं ये फांसी के, सऊदी अरब इनको बचाता है। और तीसरी दफा पनामा केस के नतीजे में जो है इनको बाहर निकाल दिया जाता है। उसके बाद 1.5 साल तकरीबन ये जेल में रहते हैं, लेकिन इन्हें फिर समझ आ जाता है कि जब तक एस्टेब्लिशमेंट के थ्रू है उन्हीं से मुझे नेगोशिएशन करनी पड़ेगी, वरना सारी जिंदगी जेल के अंदर ही गुजर जाएगी। तो फिर ये कोई डीलें शीलें करके बाहर निकल जाते हैं और अभी तक जो है वो इलाज कराने वापस नहीं आए। और ममनून हुसैन ये जो है नून लीग के दौर में सदर रहे हैं, मुल्क के 12वें प्रेसिडेंट। 2013 से 2018 तक इन्होंने अपने 5 साल पूरे किए हैं। कितने देखें, शक्ल से ही शरीफ लग रहे हैं। ये शाहिद खकान अब्बासी, ये मुल्क के 21वें प्राइम मिनिस्टर हैं। 22वें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और 23वें प्राइम मिनिस्टर इस वक्त जो हैं वो शहबाज शरीफ हैं। टोटल 23वां प्राइम मिनिस्टर जा रहा है ना इस वक्त हमारा। तो ये 21वें प्राइम मिनिस्टर थे। फिर जी आखिरी दौर देख लेते हैं पीटीआई का। 2018 के इलेक्शन होते हैं। 2018 के इलेक्शन में पीटीआई जो है वो मेजर जमात बन के उभरती है। 115 सीटें जीत जाती है ये नेशनल असेंबली की। पीएमएलएन 64 सीटें जीत पाती है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो 43 सीटें जीत पाती है। जो मतलब नंबर पिछली दफा थे वो बिल्कुल ही उल्टे सीधे हो गए हैं। पीटीआई जो बिल्कुल उस वक्त 28 सीटों के करीब थी, अब उनकी 115 सीटें हो गई हैं। पीएमएलएन जो 100 से ऊपर थी उनकी 64 हो गई हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी कुछ सीटें बढ़ा ली हैं, 43। अब के इलेक्शन में भी यही लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शायद अपनी 2-4 सीटें और बढ़ा लेगी। वो मतलब पाकिस्तान पीपल पार्टी जरदारी बड़ा एक दरमियाना रोल खेलता है और उसको मतलब काफी ज्यादा समझ आ गई है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स की, तो वो अपनी सीटें पक्की करके ही रखता है। बस ये ना 5 मिनट में मैं कहता हूँ आज का ये खत्म कर लें लेक्चर ना। और आप लोगों का कल फिर इसका 10 लेक्चर्स का टेस्ट हो जाएगा। अब ये आखिरी गवर्नमेंट रह गई है इमरान खान की, इसके बारे में भी जो है वो पढ़ लेते हैं। अब 2018 से लेके 2022 तक का जो है इरा, 4 साल इमरान खान का इरा रहता है। और उसके बाद आपको पता है इनके खिलाफ जो है वो एक मूव आ जाती है नो कॉन्फिडेंस की, उसके थ्रू इनको हटा दिया जाता है। तो 2018 के जनरल इलेक्शंस होते हैं। सेंटर में पंजाब में और केपीके में इनकी गवर्नमेंट बन जाती है। चलें टेस्ट परसों रख लेंगे, वो कर लेंगे। सेंटर में प्राइम मिनिस्टर मतलब इमरान खान खुद बन जाते हैं। पंजाब में भी इनकी गवर्नमेंट आ जाती है और बुजदार को सीएम पंजाब लगा दिया जाता है। केपीके में भी इनकी गवर्नमेंट आ जाती है और महमूद खान को उधर का चीफ मिनिस्टर लगा दिया जाता है। बलोचिस्तान में कोलेशन गवर्नमेंट आ जाती है, अथादी गवर्नमेंट इनकी। ऑलमोस्ट मतलब सारे सूबों, सिंध जो है वो जरदारी के पास ही रहता है। बाकी तीनों सूबों के अंदर जो है वो इनकी गवर्नमेंट बन जाती है, लेकिन होती कोलेशन गवर्नमेंट ही है। इत्तेहादी वीक गवर्नमेंट होती है, इनको इतनी ज्यादा सीटें नहीं जीत पाते कि अकेले ये, या कह लें इनको इतनी जिताई नहीं जाती कि ये अकेले गवर्नमेंट कर सकें। इतनी सीटें ही जिताई जाती हैं कि जो है जब मर्जी इनकी गवर्नमेंट को तोड़ा जा सके। इनका जो मेन नारा होता है वो इमरान खान का करप्शन के अगेंस्ट होता है कि मैं एनआरओ नहीं दूंगा, करप्शन जो है इनके केसेस लूटा पैसा वापस लेके आऊंगा। तो नैब का रोल काफी फाल रहा है जस्टिस जवेद इकबाल के अंडर इनके जमाने में। और जो है नून लीग के ऊपर और पाकिस्तान ज्यादा नून लीग के, पीपल्स पार्टी के कम, नून लीग के ज्यादा लोगों को जो है नैब हार डालता है, जिसमें ख्वाजा आसिफ को जो है जेल में डाला जाता है, शाहिद खकान अब्बासी को जेल में डाला जाता है, ख्वाजा सलमान रफीक को जेल में डाला जाता है। इसके अलावा इस पे मंशियात का पर्चा हो जाता है राणा सनाउल्लाह पे, और हनीफ अब्बासी पे भी मंशियात का पर्चा हो जाता है। मतलब जो मेन मेन नून लीग के लीडर्स होते हैं उनको जेलों में डाल दिया जाता है और उनके खिलाफ पर्चे शुरू हो जाते हैं। मरीम नवाज, वो भी जेल के अंदर 7 साल की सजा हो जाती है मरीम नवाज को। जो है नवाज शरीफ, वो ऑलरेडी जेल के अंदर होता है, तकरीबन 1 साल के करीब जेल में वो रहता है। इसके अलावा शहबाज शरीफ को भी जेल में डाला जाता है, कभी किसी केस में कभी किसी केस में।
जो हमजा शहबाज है उसकी भी पेशियां शुरू हो जाती हैं। शहबाज शरीफ का दूसरा बेटा है सलमान शहबाज, उसकी भी पेशियां शुरू हो जाती हैं। मतलब नून लीग पे एक मुश्किल वक्त आना शुरू हो जाता है और इनके खिलाफ जो है वो केसेस शुरू हो जाते हैं। इतने में ये बाजवा को एक्सटेंशन दे देते हैं। बेसिकली कहा जाता है कि 2017 में जो गवर्नमेंट को गिराया गया नवाज शरीफ की, उसमें बाजवा का और प्लस जस्टिस साकिब निसार का, इन दोनों का हाथ था मेन। अब बाजवा का क्योंकि हाथ होता है पहले पीटीआई के सर पे, इलेक्शन में भी उनकी मदद की जाती है, तो अब बाजवा साहब कहते हैं कि मुझे फिर 3 साल की एक्सटेंशन दी जाए। आर्मी चीफ की 3 साल सर्विस होती है, लेकिन रूल पास कर दिया जाता है जो कि अब इमरान खान मानता भी है कि मेरे से गलती होगी, मुझे मामला का अंदाजा ही नहीं था किस तरह से मुल्क को चलाया जाता है। ये कानून का हिस्सा बना दिया गया नेशनल असेंबली के थ्रू कि आर्मी चीफ 3 साल एक्सटेंशन ले सकता है। पहले तो ये होता था ना कि जरूरत नजरिया जरूरत के मुताबिक दी जा सकती है, लेकिन अब ये कानून का हिस्सा बन चुका है, हमारे नेशनल असेंबली से पास हो चुका है कि आर्मी चीफ जो है वो 3 साल की जगह जो है 6 साल गवर्नमेंट कर सकता है, अपने ओहदे पे रह सकता है। तो इनको जो है वो एक्सटेंशन दे दी जाती है। और चीफ जस्टिस जो इमरान खान के दौर में रहते हैं वो जस्टिस गुलजार रहते हैं। इनका नाम बहुत ज्यादा मंजरे आम पे नहीं आता कि बहुत ज्यादा आप समझ लें कि पॉलिटिकल केसेस में इन्वॉल्व नहीं हुए जस्टिस, चीफ जस्टिस गुलजार अहमद। लेकिन इन्होंने जो अपना काम है अदलिया का काम, जो कि अपने केसेस को रिजॉल्व करना, सुप्रीम कोर्ट में जो इस वक्त केसेस की तादाद है सिर्फ सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में वो 50,000 से ऊपर है जो सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमा माने हैं। तो ये आके अदलिया के काम को तेज कर देते हैं कि अदलिया के केसेस को जल्दी जल्दी निपटाया जाए। इसके बाद आजकल जो चीफ जस्टिस हैं वो हैं उमर अता बंदियाल, वो थोड़े से पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होते हैं। इसके अलावा इनके एनवायरमेंट, बस ये लेक्चर एंड होने वाला है। एनवायरमेंटल पॉलिसीज होती हैं पॉजिटिव वर्क्स में, ये सुनामी ट्रीज जो है 10 बिलियन सुनामी ट्रीज के प्रोजेक्ट। और कोविड के दौरान बहुत अच्छी गवर्नमेंट को संभाला जाता है। पाकिस्तान का नाम उन टॉप 2-3 कंट्रीज में आता है जिन्होंने कोविड के दौरान अपने मुल्क की अच्छी मैनेजमेंट की है, जिनमें पाकिस्तान का नाम आ जाता है, न्यूजीलैंड का नाम आ जाता है, जर्मनी का नाम आ जाता है, और चाइना ने तो अच्छी मैनेजमेंट की है। आरिफ अलवी जो हैं वो प्रेसिडेंट होते हैं और अभी तक भी इस वक्त भी प्रेसिडेंट चल रहे हैं। नेगेटिव के अंदर ये है कि इन्फ्लेशन इंक्रीज हो जाती है, महंगाई इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। उसमें कुछ रोल ओवरऑल इंटरनेशनल लेवल पे भी महंगाई सारे ही मुल्कों में हुई है, लेकिन इनके दौर में क्योंकि ये मामला पेश आता है, रशिया यूक्रेन की वार भी स्टार्ट हो जाती है, तो इनके खिलाफ जो है महंगाई प्रोटेस्ट स्टार्ट हो जाते हैं, महंगाई मार्च शुरू हो जाती है। शुगर और वीट स्कैंडल सामने आता है। शुगर और वीट स्कैंडल में जो है जंगीर तरीन और अलीम खान का नाम सामने आता है, लेकिन ये उनके ऊपर हाथ डालने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन पाकिस्तान के कवानीन ही कुछ ऐसे हैं कि उल्टा रेट ज्यादा बढ़ता जाता है। 55 रुपए किलो चीनी होती है जो हर 105 रुपए पे पहुंच जाती है। अब तो फिर कुछ थोड़ा सा बैक आ गई, लेकिन वो पाकिस्तान का मतलब कह लें कि मामलात ही ऐसे हैं, कोर्ट्स के अंदर केस जाते हैं, डिले मिल जाता है, उतने अंदर जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं वो और ज्यादा बल्कि रेट कर देते हैं। उनको पता है कि अब तो कोर्ट के अंदर केस चल रहा है, जब फैसला होगा तब देखा जाएगा। इसी तरह आटे का भी मामला इसी तरह रहता है। गवर्नमेंट जॉब्स बहुत कम आई हैं पिछले 4 साल के अंदर, अगर हम देखें। ब्यूरोक्रेसी के बहुत ज्यादा ट्रांसफर हुए हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं हर 3 महीने बाद 4 महीने बाद जो है ब्यूरोक्रेट का, मुझे याद है कि अगर हम अपने महकमे में देखें तो 8 के 10 जो है सेक्रेटरी चेंज हुए हैं ये पिछले 4 साल के अंदर अंदर। हमें तो अभी नाम भी नहीं याद होता कि हमारा सेक्रेटरी कौन है। हर 3 महीने बाद तो सेक्रेटरी चेंज हो जाता था, कभी आईजी पंजाब चेंज हो जाता था। फिर इनके खिलाफ एक मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है जिसको बोलते हैं पीडीएम मूवमेंट, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट। जितनी सारी पार्टीज हैं वो इकट्ठी हो जाती हैं, एक कोलेशन बना लेती हैं। ये बेसिकली सितंबर 2020 में बनी होती है मूवमेंट। 13 पार्टीज जो हैं पाकिस्तान की वो इकट्ठी हो जाती हैं इनके अगेंस्ट, और इनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पेश किया जाता है कि हमें जो है वो एतबार नहीं है जी अपने प्राइम मिनिस्टर के ऊपर। अब क्योंकि पहले ही इनकी गवर्नमेंट जो है वो डिफरेंट जमातों के वोटों से मिलके बनी होती है,
जैसे कि पीटीआई के साथ जो है काफ लीग के कुछ वोट शामिल होते हैं, कुछ एमक्यूएम के वोट शामिल होते हैं, कुछ बलोचिस्तान अवामी पार्टी के वोट शामिल होते हैं, फिर जाके वजीर आजम बनता है। वजीर आजम बनने के लिए 172 वोट चाहिए होते हैं ना। तो इनके पास रिक्वायर्ड अमाउंट 172 की शुरू से नहीं थी, लेकिन चूंकि जब तक एस्टेब्लिशमेंट का हाथ साथ था तो वो 172 नंबर इनके पूरे करते आ रहे थे। इनके कुछ मामला खराब हो जाते हैं बाजवा साहब के साथ, तो बाजवा साहब अपना जो दस्ते शफकत है वो उठा लेते हैं, और बल्कि जो है इनके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पेश होता है, और 174 लोग ये कह देते हैं कि हमें ये प्राइम मिनिस्टर के तौर पे मंजूर नहीं है, हमें इन पे एतमाद नहीं है। और इनके पास जो नंबर होता है 172 का वो खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से ये प्राइम मिनिस्टर की सीट से हट जाते हैं। उसके बाद चूंकि नेशनल असेंबली में 172 लोग जो वोट करेंगे, टोटल 342 सीटें हैं ना, उनमें से 172 वोट जो लोग करेंगे वो फैसला होगा। 342 का आद होता है 171। इसका मतलब अगर एक वोट इधर ज्यादा चला गया तो दूसरी तरफ का पलड़ा नीचे ही रहेगा। तो कम से कम तादाद 172 जरूरी होती है। दोबारा न्यू वजीर आजम के लिए वोटिंग होती है, और उसके अंदर जो है शहबाज शरीफ 174 वोटों के साथ ही वजीर आजम बन जाते हैं। ये जो है शहबाज शरीफ मुल्क के 23वें वजीर आजम है। 11 अप्रैल 2022 को ये एज ए प्राइम मिनिस्टर जो है हलफ उठा लेते हैं। 174 वोटों के साथ जो है ये प्राइम मिनिस्टर सिलेक्ट हो जाते हैं, और इनके वोट जो है जाहिर बात है वो भी फिर पूरे किए जाते हैं डिफरेंट जमातों के। जिन जमातों ने पहले पीटीआई के साथ अल्हाक किया होता है, एमक्यूएम ने, बलोचिस्तान अवामी पार्टी ने, उनको वहां से तोड़ के नून लीग के साथ जोड़ दिया जाता है, और ये फिर जमातें मिलके शहबाज शरीफ को एज ए प्राइम मिनिस्टर बना लेती हैं। और इनके प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद अब तो महंगाई के जो मामला आते हैं वो आप लोगों के सामने है कि पाकिस्तान जो है वो काफी हद तक डिफॉल्ट की तरफ ही जा रहा है। तो क्योंकि वो हमने कुछ माहिदे हैं आईएमएफ के वो पूरे नहीं किए थे, अब आईएमएफ भी हमें लोन देने की तरफ नहीं आता, जिसकी वजह से मुल्क के मामला मजीद से मजीद खराब होने की तरफ जा रहे। तो ये जी मामला थे पाकिस्तान अफेयर के। आज का लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन मैंने कहा कंप्लीट कर लें। तो अब आप लोगों को मैं ये सारे लेक्चर जो हैं, सारी फाइलें 10 की 10 दोबारा से ग्रुप के अंदर सेंड कर दूंगा, इनको आप तैयार करें, और इसका आप लोगों का टेस्ट हो जाएगा इंशाल्लाह कल। आ गया वेडनेसडे, थर्सडे को आपका इसका टेस्ट हो जाएगा। थर्सडे को इसका टेस्ट लें, फिर उसके बाद इंशाल्लाह हम अपना नया सब्जेक्ट जो है स्टार्ट कर लेते हैं। होपफुली मैं आपको उर्दू स्टार्ट करवा दूंगा, क्योंकि आप लोगों के आगे पेपर भी हैं पीपीएससी के। पीपीएससी में उर्दू पूछी जाती है, एफपीएससी के पेपर में उर्दू नहीं आती। तो लेकिन अब पीपीएससी के कुछ पेपर आ रहे हैं आगे, मोनिटर्स के, और जो है लिटरेसी मोबिलाइजर के, तो उसके लिए फिर मैं आप लोगों को स्टार्ट करवा दूंगा। हाँ, ये वैसे कल आपने कहा था, और मैंने तो इसको एज ए मजाक ही लिया था। बाकी भी यही कहते थे कि नहीं इस तरह नहीं होगा, लेकिन सच में जो है वो पेपर डिले हो गया। तो तैयारी करें, वक्त मिल गया आपको मजीद जो है 1-2 हफ्तों का, क्योंकि पीपीएससी इतना ही टाइम देता है। वो केस वगैरह मेरा ख्याल है कोई हुआ है कि सीटों की तादाद बढ़ गई थी ना, तो केस ये किया गया कि सीटों की तादाद बढ़ी है तो अप्लाई की डेट को भी बढ़ाना चाहिए था। तो अब मे भी पॉसिबल जो है फैसला आएगा कोर्ट के थ्रू, और अप्लाई की डेट को बढ़ाया जाएगा। 1 हफ्ता अप्लाई की डेट बढ़ने में लग जाएगा, 1 हफ्ता लग जाएगा उसके बाद डेट अनाउंस करने में पेपर। यही मेरा ख्याल है मिड ऑफ मार्च के अंदर ये पेपर ले लेंगे। मे बी पॉसिबल, डेफिनेटली हो सकती है। जॉब सीटें काफी ज्यादा है, 273 सीट्स हैं, तो मेरिट जो है 50-55 तक जाना है। तो इसमें काफी ज्यादा ब्राइट चांसेस हैं जो जॉब होने के लिटरेसी मोबिलाइजर में। बाकी आप लोगों की जो है वो अपनी एक कोशिश है। चलें, ठीक हो गया जी, काफी टाइम हो गया। तो आप लोग जो है ना अब टेस्ट की तैयारी करें, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज।